एज वी ऑल नो फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारा चल रहा है और इसमें हम जो हैं आज अपने नेक्स्ट आर्टिकल यानी कि फ्रेंड्स आर्टिकल 23 जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। अब आर्टिकल 23 जो है फ्रेंड्स उसकी अगर मैं बात करूं तो वो है एज यू कैन सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से आएगा कि या फिर आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि सर आपने हमें एक राइट पढ़ाया जो कि था राइट टू फ्रीडम, उसके पहले आपने एक राइट पढ़ाया राइट टू इक्वलिटी। पर सर जो इक्वलिटी और फ्रीडम है ये दो चीज़ें तो अपने आप में ही सब कुछ कवर कर लेती हैं, मतलब बराबरी मिल गई, आज़ादी भी मिल गई। तो फिर ये अलग से तीसरा राइट एक्सप्लॉयटेशन का क्यों दिया है? क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन अगर आपको पास फ्रीडम है और इक्वलिटी है तो एक्सप्लॉयटेशन तो होना ही नहीं चाहिए। तो समझेंगे फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाया है। सबसे पहले आपको इक्वलिटी चाहिए, उसके बाद आपको फ्रीडम चाहिए और फ्रीडम के बाद आप समझेंगे फ्रेंड्स हमारी इंडिया की जो सोसाइटी है, मुझे बताइए वो कैसी सोसाइटी है। क्या ये सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है? क्या ये सोसाइटी मत्स्य शासन पर टिकी हुई है? आप कहोगे सर ये क्या था? मत्स्य शासन हिस्ट्री में कहीं जाकर आप पढ़िएगा तो उसमें कहा जाता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को क्या कर जाती है? खा जाती है। हाँ, अब समझ में आया। तो क्या हमारे यहाँ इंडिया में इस तरह की चीज़ें फ्रेंड्स होती हैं? सो आप सब कहेंगे यस सर डेफिनेटली हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं। सो इसीलिए हमारे यहाँ फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ कुछ डिप्राइव्ड सेक्शंस है। अब आप कहोगे सर डिप्राइव्ड सेक्शन मतलब कौन? तो डिप्राइव्ड सेक्शन जो है फ्रेंड्स वो बहुत तरीके से कहे जा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ दलित हो गया, इसके अलावा मैं बात करूँ तो पुअर हो गया जिसमें मजदूर लेबर वगैरह आते हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो वुमेन हो गया और लास्ट में अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन हो गए। अब आप कहोगे सर दलित का समझ में आता है, इनको हम क्या कहते हैं डिप्राइव्ड सेक्शन बोल रहे हैं क्योंकि इनको सोसाइटी में इनका हक नहीं मिलता, पुअर के पास पैसा नहीं है इसलिए वो डिप्राइव्ड है। पर सर वुमेन और चिल्ड्रन ये कैसे डिप्राइव्ड हो गए? ये तो हमारी सोसाइटी के एक बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी पीपल है। तो समझिएगा फ्रेंड्स ये भी डिप्राइव्ड है क्योंकि इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है? दूसरों के मुकाबले कमज़ोर है। तो इन सब का क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन होता है, बाकायदा क्या करा जाता है? इनको लोगों के द्वारा एक्सप्लॉइट करा जाता है। इसीलिए हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसने ये डिसाइड करा कि स्पेशल आर्टिकल होंगे। क्या स्पेशल आर्टिकल होंगे? किसके ऊपर? इसके ऊपर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर, और बाकायदा वो डाले गए हैं। अब एक चीज़ और समझेंगा इसके आगे, अब 23-24 दो आर्टिकल्स इनमें डाले गए हैं। अब मुझे बताइए किसका एक्सप्लॉयटेशन आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है? वुमेन और मजदूर का कि बच्चों का? डेफिनेटली वुमेन और मजदूर का एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पहले आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 3 है, जो क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। भले ही इक्वलिटी मिल गई पर आज भी अगर हम बात करें तो इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन एक बहुत बड़े लेवल पर चलता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या आर्टिकल जोड़ा गया? आर्टिकल 23 जोड़ा गया। ये आर्टिकल 23 जो है इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको जो है आप कहीं ना कहीं जोड़ सकते हो किससे? इसको आप जोड़ सकते हो किससे? आर्टिकल नंबर 17 से। आप कहोगे सर वो कैसे? तो समझिएगा पहले ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एक बहुत डेप्थ वर्ड है जिसको हम मेंस में डिटेल में समझेंगे, बट अभी के लिए समझिए। अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए क्या भारत में पहले गुलाम वगैरह होते थे? आप कहोगे सर हमें तो नहीं लगता। क्या भारत में पहले प्रोस्टिट्यूशन होता था? सर डेफिनेटली वो तो आज भी होता है। और तीसरा, क्या आपने देवदासी वर्ड सुना है? तो ये तीनों वर्ड जो हैं समझिएगा, प्रोस्टिट्यूशन के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है,
आई गेस आप सब समझते ही हैं। पर एक वर्ड आता है स्लेवरी और देवदासी। तो समझेंगे फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी स्लेवरी वर्ड को यूज़ नहीं किया है। पर अगर मैं बात करूं, याद करिए जो हमारी एंशियंट फिल्म्स होती है उनमें जो राजा महाराजा होते हैं उनके आसपास 40-40, 50-50 लोग रहते हैं। तो वो 40-40, 50-50 लोग क्या होते हैं, वो उनके स्लेव होते हैं। तो इंडिया में एक बड़े लेवल पर स्लेवरी प्रैक्टिस होती थी। इसके अलावा इसके ऊपर मुझे देवदासी के ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल मिला था जो मैं आपको मेंस की क्लासेस में क्लियर करूँगा। बट अभी के लिए मैं आपको इतना बता देता हूँ कि हमारे यहाँ कई बार क्या होता है, जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं वो क्या वो जो है गुरु दक्षिणा नहीं दे पाती हैं। और जब वो गुरु दक्षिणा नहीं दे पाती हैं या फिर ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट नहीं कर पाती हैं, सो ऐसी कंडीशन में उनके साथ क्या होता है, ऐसी कंडीशन में उनको क्या करा जाता है, उनको ये बोल दिया जाता है कि आप क्या करो, अपनी बच्ची हमें दे दो, ये बच्ची भगवान के काम, भगवान की सेवा में रहेगी, इससे ये और आप दोनों स्वर्ग में चले जाएंगे। पर ऐसा बोलकर वो उसका क्या करते हैं, उसको चील कौए माफ़ करिएगा ऐसा बोल रहा हूँ, चील कौए नोच खाते हैं। तो यही सिस्टम हमारे यहाँ देवदासी के तौर पे चलता है। तो इन सब का बंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए इनको बंद करने के लिए एक स्पेशल आर्टिकल डाला गया, आर्टिकल नंबर 23। बट जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ तो बस इतना लिखा है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार और फोर्स लेबर। बेगार, फोर्स लेबर हम आगे समझेंगे, ये सब क्या करा दो, बंद करा दो। पर क्या फ्रेंड ये ऐसे ही बंद हो जाएगा? क्या लातों के भूत बातों से मान पाएंगे? डेफिनेटली नॉट। तो इसीलिए इसको हम आर्टिकल 17 से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 17 के लिए क्या है, लॉ बनाए गए हैं, जैसे CRPC और SC/ST एक्ट, और उनके तहत क्या होती है, उनके तहत पनिशमेंट्स मिलती है। उसी तरह से इन सब के लिए भी क्या करे गए हैं, स्पेशल लॉ बनाए गए हैं। जैसे ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का जो लॉ है हमारे यहाँ, वो है सीता एक्ट। नाम से ही समझिएगा, सीता मतलब जिसको रावण उठा के ले गए। तो सपरेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, अब इसका नाम ये अब नहीं रहा सीता, अब इसका नाम हो गया है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है। इसके अलावा बेगार और फोर्स लेबर, अब समझिएगा, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा ये आदमी जो है, ये क्या कर रहा है, ये आदमी खाने का लालच देके एक व्यक्ति से क्या करा रहा है, जबरन काम करा रहा है। तो मुझे बताइए, क्या ये इस व्यक्ति को कोई पैसे दे रहा होगा? डेफिनेटली नॉट। तो यही क्या है, बेगार है। जिस काम को बेकार में करा लिया जाए वो बेगार है, जिस काम को बेकार में करा लिया जाए वो क्या है, बेगार है। मतलब क्या नहीं मिलती, नो सैलरी, नो फीस, जिसमें किसी भी तरह का आपको मनी नहीं मिलता, नो मनी क्या है, बेगार है। आप कहोगे सर ठीक है, पर ये फोर्स लेबर क्या है? तो फोर्स लेबर समझेंगे फ्रेंड्स, कई बार जैसे आपने अगर आर्टिकल 15 पिक्चर देखी हो अंशुमान खुराना की, तो उसमें भी उन्होंने इसको इनडायरेक्टली एक्सप्लेन किया है। फोर्स लेबर अगर हम बात करें, कोई व्यक्ति अगर काम नहीं करना चाहता है और उससे फिर भी काम कराया जाए, तो ये क्या होता है, कंपलसरी वर्क होता है, और यही क्या कहलाता है, फोर्स लेबर कहा जाता है। अब आप कहोगे सर एक ही तो बात है दोनों, तो नहीं फ्रेंड्स, ये दोनों अलग अलग है। बेगार का मतलब वो तिहाई मजदूरी जिसके लिए आर्टिकल 15 में लड़की मारी गई थी, पिक्चर बोल रहा हूँ आर्टिकल 15 मत देखने लग जाना लेक्चर के बाद। तो और दूसरा फोर्स लेबर यानी कंपलसरी वर्क, यानी आपको पैसे भले अच्छे मिल रहे हो बट वो काम आप करना नहीं चाहते। जैसे कई बार हमारे यहाँ पहले SC/ST कम्युनिटीज़ के लोगों को जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कॉर्ड अलग करने के लिए फोर्स करके बुलाया जाता था, या कचरा बीनने के लिए दलितों को फोर्स किया जाता था। तो ये क्या है, फोर्स लेबर है। अब तो खैर सरकारी कर्मचारी बन गए हैं और 8-8, 10-10 हज़ार की सरकारी तनख्वाह आती है, तो ये बाकायदा कि अगर मैं बात करूँ फोर्स नहीं है, अब तो ये वॉलंटरी लेबर हो गया है। वो खुद इच्छा से और खुशी से ये काम करते हैं। नगर पालिका, नगर निगम की गाड़ियाँ आपने देखी ही होंगी। अब ये राइट किसको है फ्रेंड्स, सिटीज़न को कि नॉन सिटीज़न को?
सो लेट मी टेल यू, ये राइट दोनों को है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, बड़ा कन्फ्यूजन होता है, किसी में सिटीज़न किसी में नॉन सिटीज़न। तो प्रैक्टिकली समझिए भाई, ये बराबरी का अधिकार है, तो बराबरी तो सबको कैसी होनी चाहिए, बराबर मिलनी चाहिए। सो इसीलिए यहाँ सिटीज़न नॉन सिटीज़न दोनों को ये राइट दिया गया है। अब 23 के बाद समझिए नेक्स्ट आर्टिकल 24 में जैसे आप ये देखिए, ये बच्चा, इस बच्चे से क्या कराया जा रहा है, ज़बरन काम कराया जा रहा है। ये बच्चा काम नहीं करना चाहता, फिर भी इससे क्या कर रहे हैं, इससे काम करा रहे हैं। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये अगर मैं बात करूं, ये चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट है। अब चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट, आप जैसा कि आप सब जानते हैं, ये अपराध है। पर आप फिर कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, हम तो अपने घर के आसपास कितना चाइल्ड लेबर देखते हैं, तो ये किस तरह से आप बोल रहे हो कि ये क्राइम है या एक्सप्लॉयटेशन या अपराध है। तो समझिएगा फ्रेंड्स, मैं इसको आर्टिकल 21 से कनेक्ट करूँगा ताकि आप इसकी डेप्थ में जा सकें। मुझे बताइए आर्टिकल 21A क्या है, बताइए। राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को क्या देता है, शिक्षा का, एजुकेशन का राइट देता है। पर मुझे एक बात बताइए, अगर कोई बच्चा दिन भर मजदूरी कर रहा है तो क्या वो एजुकेशन ले पाएगा? डेफिनेटली नॉट। इसीलिए अगर बच्चे को एजुकेशन दिलाना है तो हमें उसकी मजदूरी क्या करनी होगी, बंद करानी होगी। इसीलिए क्या डाला गया, आर्टिकल 24 डाला गया, जो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। अब सर ये फैक्ट्रीज एट्सेट्रा क्या है, तो समझिएगा, स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो ये चाइल्ड लेबर पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया था। कैसे एबॉलिश किया गया था, ये चाइल्ड लेबर एबॉलिश किया गया था सेम पिछले आर्टिकल की तरह, एक लॉ लाकर, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, CLPR एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। पर एक बात बताइए, जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में एक बड़ी नंबर की पॉपुलेशन क्या करती है, अपने फैमिली बिजनेस में ही लेबर करती है। तो मुझे बताइए क्या कोई इस एक्ट को मानेगा? डेफिनेटली लोग नहीं मानेंगे। इसीलिए इसमें बाद में क्या करे गए, करेक्शंस करे गए, और करेक्शन करके ये कहा गया कि आपका जो स्कूल टाइमिंग है, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं या जो आंगनवाड़ी में जाने वाले 6 साल से छोटे बच्चे हैं, इनके जो स्कूल टाइमिंग्स है, उनके बाद अगर ये चाहें तो अपने फैमिली बिजनेस में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी जगह जहां इनकी जान को खतरा है, जैसे फैक्ट्रीज़ हुई, माइंस हुई, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट और रेलवे लाइन हुई, तो यहाँ पर ये काम नहीं कर सकते। सर फैक्ट्रीज़ और माइंस का तो हमें ठीक है, सब समझ में तो आ रहा है, पर ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो समझिएगा फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसे किसी फैक्ट्री में काम कराना है, सो फैक्ट्री में क्या होता है, वेजेस यानी तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, तो छोटे बच्चे काम करने को रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनको क्या है, इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होने के कारण या अपनी फैमिली की कंडीशन ख़राब होने के कारण उन्हें कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं लगती है। इसके अलावा माइंस में अगर मैं बात करूं, तो माइंस में तो कितनी हाई सैलरी दे दो, लोग काम करने के लिए हाँ ही नहीं करते, क्योंकि माइंस में जान जाने का खतरा है। बट इससे भी ज़्यादा माइंस में क्या होते हैं, छोटे छोटी बिल जैसी जगहें होती है जहाँ पर बड़े लोग घुस नहीं पाते, तो छोटे छोटे बच्चे वहाँ क्या कर जाते हैं, घुस के निकल जाते हैं। तो इसलिए माइंस में भी छोटे बच्चों से बहुत काम कराया जाता है। और कंस्ट्रक्शन साइट और रेलवे तो आप सब ने रोज़मर्रा में देखा ही होगा। सो इस तरह से फ्रेंड्स, हमारा ये आर्टिकल क्या करता है, ये चाइल्ड लेबर, वुमेन लेबर, पुअर लेबर, दलित लेबर, किसी भी तरह की लेबर या एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करता है। तो समझिएगा, ये इकलौता राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कैसा है, जो कि नेगेटिव सेंस का है। ये राइट कैसा है हमारा, ये राइट जो है ये कैसा है, नेगेटिव है। इसके अलावा सारे के सारे राइट कैसे हैं, सारे के सारे राइट पॉजिटिव राइट्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे अगेंस्ट वर्ड इस्तेमाल हुआ है, और बाकी जगह आप देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, इस तरह के शब्द जो है इस्तेमाल हो रहे हैं, या राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब इसके बाद हम आते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 25 to 28।
अब फ्रेंड्स आर्टिकल 25 टू 28 में मेरा आपसे क्वेश्चन है, फिर से वही, सर रिलीजन के लिए अलग से आर्टिकल क्यों डाल दिए? सर इक्वलिटी की जब बात करी तो क्लियर था कि आप रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। जब फ्रीडम की बात करी तो क्लियर था कि आप किसी का फ्रीडम जो है किसी भी कारण से नहीं छीनोगे। तो फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों डाला? समझिएगा फ्रेंड्स, अब इक्वलिटी और फ्रीडम तो पूरी इंडिया के एक एक सिटीज़न की बात करते हैं, पर एक्सप्लॉयटेशन क्या करता है? एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करता है। पर उसी तरह से जब हम रिलीजन पर आते हैं, वो भी क्या करता है? एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात करता है। पर ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन किससे छोटा है? ये सेक्शन आर्टिकल 23, 24 के सेक्शन से क्या है? छोटा है। तो इसीलिए ये 23, 24 के बाद 25 से 28 में डाला गया है। याद करने के तरीके हैं फ्रेंड्स, जैसे चाहो वैसे याद करो। अब इसके अलावा एक और बात समझिएगा, मुझे बताइए ये सेक्युलरिज्म वर्ड आपने कहाँ सुना था? ये सेक्युलरिज्म नाम का ये जो वर्ड है, ये आपने कहाँ सुना था या कहाँ पढ़ा था? क्या आपको इसके बारे में कुछ याद आ रहा है? तो आप कहेंगे यस सर, डेफिनेटली हमने ये वर्ड जो है प्रीएम्बल में पढ़ा था, और प्रीएम्बल के लेक्चर में आपने काफ़ी डिटेल में सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन भी समझाई थी। और उस वक्त आपने बताया था कि सेक्युलरिज्म पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, और इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पर, सॉरी, इंडिया में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पर क्या है? वहाँ पर नेगेटिव सेक्युलरिज्म जो है प्रैक्टिस होता है। पॉजिटिव का मतलब मैंने समझाया था कि मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा अभी, बस याद करा रहा हूँ। पॉजिटिव का मतलब मैंने समझाया था कि हमारी स्टेट सारे रिलीजन को क्या करेगी? इक्वल इम्पोर्टेंस देगी। और नेगेटिव का मतलब होता है स्टेट का कोई रिलीजन ही नहीं है। पर एक सवाल है कि जब प्रीएम्बल में दे दिया तो यहाँ पर बताने की क्या ज़रूरत है? तो फ्रेंड्स अंडरस्टैंड कीजिए, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को ही क्या करा है? उसी को शॉर्टन करके बनाया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस होंगे उसके, तभी तो उसको प्रीएम्बल में डाला गया है। तो एज वी ऑल नो, सेक्युलरिज्म आपको रिलीजन की क्या करता है? छूट देता है। अब ये प्रीएम्बल में बड़े अच्छे से क्लियर करा गया है B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, इसकी आपको क्या है? छूट है, जो मैंने वहाँ पर समझाया भी था। बट एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? सो एग्जैक्टली इसका मतलब समझिएगा फ्रेंड्स, इसका मतलब आपको 4 छूट जो है ग्रांट करना है। 4 छूट कौन कौन सी? सबसे पहली अगर मैं बात करूँ तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, दूसरी प्रोफेशन, और तीसरी प्रैक्टिस, और चौथी प्रोपगेशन। एक सेकंड मुझे वर्ड चेक कर लेने दो, मुझे ये प्रोफेशन गलत लग रहा है, मुझे ये लग रहा है ये प्रोफेस होगा। एक सेकंड जल्दी, सही है। तो कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपगेट। अब समझेंगे फ्रेंड्स, बहुत प्रैक्टिकली इसको समझेंगे हम। भाई जैसे अगर मैं बात करूं, मैं एक व्यक्ति हूं, मैं अगर आपको सच बताऊं तो मैं एक एथीस्ट हूं। एथीस्ट मतलब जो गॉड में ट्रस्ट नहीं करता, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में नहीं मानता। अब फ्रेंड्स ये अगर मैं बात करूं तो ये मेरी क्या है? ये मेरी अंतरात्मा का निर्णय है, ये मेरा कंसाइंस जो है वो कहता है। तो मैं अपने रिलेशन गॉड के साथ जैसे चाहूँ वैसे रख सकता हूँ। अब लेकिन मैंने ये क्या करा? ओ माय गॉड, ये मैंने क्या करा? आज मैंने ये चीज़ें आपको बता दी, तो मैंने क्या कर दिया? ये आपको जाहिर कर दिया। तो इसी को क्या कहेंगे? प्रोफेस कहेंगे। और मान लीजिए मैं हिंदू रिलीजन में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता, और मैं पूजा पाठ वगैरह, रीति रिवाज वगैरह सब जो है प्रॉपरली फॉलो करता, तो वो क्या हो जाता? प्रैक्टिस हो जाता। और एक चीज़ आप समझिएगा, जब कोई भी व्यक्ति किसी रिलीजन को प्रैक्टिस करता है तो वो उसको क्या करता है? प्रोपागेट करता है, वो उसका क्या करता है? उसका प्रचार करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी अपने अथीस्ट होने का आपके सामने क्या करा? प्रचार करा। बट ऐसा नहीं है मैं गॉड में नहीं मानता। आई बिलीव देयर इज़ अ इनविजिबल पावर बट वी हैव नॉट सीन इट। जो ईश्वर है उसकी शक्ल, उसका रूप किसी ने नहीं देखा, इसीलिए तो वो ईश्वर है, सबसे परे है। डेट इज़ माई ओन बिलीफ।
नथिंग टू डू विथ यू। अब इसमें समझेंगा प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन जो है, अब जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ, पर मुझे बताइए क्या मैं आपको फोर्स कर सकता हूँ कि आप भी मेरी तरह अस्थीस्ट बन जाओ और ईश्वर को डिनाई कर दो, या फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जी को डिनाई कर दो? डेफिनेटली नॉट। सो मेरा ये प्रचार कैसा होगा? मेरा ये प्रचार जो है वॉलेंट्री होगा, ऐच्छिक होगा। आपकी मर्ज़ी है आप इसको फॉलो करें या ना करें। सो आर्टिकल 25 क्या है? एक इंडिविजुअल राइट है जो आपको किसी भी रिलीजन को फॉलो करने या ना करने दोनों का ही क्या देता है? राइट देता है। अब आप कहोगे सर ये तो चल अच्छे समझ में आ गया, पर ये आर्टिकल 26 क्या है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो समझेंगे फ्रेंड्स, जैसे मैं उज्जैन की नगरी का हूँ, महाकाल के जो शहर है वहाँ से मैं हूँ, तो वहाँ पर समझेंगा महाकाल की जो सवारी निकलती है उसमें अगर हम बात करें तो लाखों की भीड़ आती है। तो मुझे बताइए किसने इनको छूट दी कि इतनी बड़ी बड़ी सवारियाँ निकाले, इतना बड़ा मंदिर बनाए? वैसे ये सबरीमाला मंदिर है जिसका मैंने फ़ोटो लगाया है, या फिर लाखों की तादाद में लोगों को इनवाइट करे। तो ये सारी फ्रीडम उन्हें किससे मिलती है? आर्टिकल 26 से मिलती है, जो कि क्या है? जो कि एक इंडिविजुअल राइट नहीं है, जो कि क्या है? एक ग्रुप राइट है। मतलब ये एज अ इंडिविजुअल आपको नहीं मिलता है। ये आर्टिकल 26 का राइट आपको कैसे मिलता है? एक सेक्ट के तौर पे, ग्रुप के तौर पे मिलता है। तो ये राइट किसके लिए डाला गया है? रिलीजियस सेक्ट के लिए डाला गया है। ठीक है, इसी के ज़रिए आसाराम बापू जी बड़ा सा आश्रम ले लेते हैं, या रामदेव बाबा जी बड़ा बड़ा आश्रम ले लेते हैं। बट लेट मी टेल यू, अगर आपके रिलीजियस राइट्स किसी और के रिलीजन को चैलेंज कर रहे हैं, या फिर किसी और की, अगर हम बात करें किसी और के फंडामेंटल राइट्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें लॉ जो है उसको वायलेट कर रहे हैं, तो फिर आपके वो राइट्स फंडामेंटल नहीं रह जाएंगे। आप कहोगे ठीक है सर, बट प्रैक्टिकली क्लियर नहीं हो रहा। तो सबरीमाला केस इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन आर्टिकल 25 एंड 26। अब सबरीमाला केस तो मैं आपको मेंस में एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी के लिए आप इतना समझिए कि सबरीमाला केस में क्या हो रहा था? रिलीजन के नाम पर मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जिसको क्या करा दिया गया कोर्ट द्वारा, जिसको डिनाई कर दिया गया कि आपके खुद के आर्टिकल 25-26 के लिए आप दूसरों का आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वलिटी वायलेट नहीं कर सकते हो। अब इसके बाद आइए इसके आगे के आर्टिकल पर। अब देखिए लॉजिक, देखिए कितना गजब का लॉजिक कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाया है, जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा कि 25 इंडिविजुअल, 26 सेक्ट। अब लेकिन इसके अलावा भी हमारे यहाँ एक बड़ा मुद्दा था मुग़ल गवर्नमेंट या उसके पहले बाद की गवर्नमेंट्स में। भाई मुग़ल गवर्नमेंट के टाइम पर एक टैक्स लिया जाता था जिसको कहा जाता है जजिया। ये टैक्स जो है जिसकी मैं अगर बात करूँ जजिया की, ये टैक्स, अब इसकी स्पेलिंग मेरी गलत हो सकती है फ्रेंड्स, तो स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूँ। तो जो जजिया टैक्स होता है ये कैसा होता था? भाई जोधा अकबर में आप सब ने मेरे ख्याल से इसको सुना होगा। भाई मान लो आप एक नॉन मुस्लिम हो, तो नॉन मुस्लिम होने के नाते आप पर क्या लगाया जाता था? टैक्स लगाया जाता था कि भाई आप मुस्लिम नहीं हो, मतलब आप अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, तो इसके लिए आपको क्या भरना पड़ेगा? टैक्स भरना पड़ेगा। और मुस्लिम्स को ऐसा कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता था। उस समय एक बड़े नंबर में रिलीजियस कन्वर्जन्स सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस के बोझ के कारण ही हो गए थे, क्योंकि मुग़ल समझ गए थे तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन नहीं होते, पेट की भूख जो है वही धर्म परिवर्तन करा सकती है। पर मुझे बताइए, क्या मोदी जी इस तरह का कोई नमो टैक्स लगा सकते हैं? नमो टैक्स? डेफिनेटली नॉट। सो इसीलिए आर्टिकल 26 जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे क्या होता है? जजिया जैसे टैक्सेस को क्या करा जाता है? डिनाई करा जाता है, ख़त्म करा जाता है। अब ये क्यों डाला गया? तो फ्रेंड्स डेफिनेटली 25 और 26 के बाद अगर हमारा कोई एक मेजर इशू था वो रिलीजन बेस्ड टैक्स था, तो इसीलिए 27 डाल के उसको क्लियरली मेंशन करा गया।
अब फ्रेंड्स आइए अगले आर्टिकल पर, आर्टिकल 28 पर। अब आर्टिकल 28 में समझिएगा फ्रेंड्स, याद करिए हम सब जब स्कूल में थे तो सुबह सुबह प्रेयर होती थी, और प्रेयर में गायत्री मंत्र हम पढ़ते थे, या फिर ईश्वर तुम ही देव, इस तरह की प्रार्थनाएं हम करते थे। और याद करिए अगर आप उस प्रार्थना में नहीं जाते थे तो जो भी स्पोर्ट्स टीचर आपके स्कूल में रहते थे वो आपको बुरी तरह से पीटते थे। पर मैं आपको एक काम की बात बताना चाहता हूँ जो उस समय आपको नहीं बताई गई, ताकि आप जो है स्पोर्ट्स टीचर के माथे ना आ जाए। सो काम की बात यह है फ्रेंड्स कि आपको किसी भी स्टेट ओन्ड स्कूल में, किसी भी स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन में क्या नहीं करा जा सकता, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। अब आप कहोगे सर स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन मतलब, इसका मतलब फ्रेंड्स जैसे केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय क्या होते हैं, स्टेट ओन्ड होते हैं, तो वहाँ पर आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए वो क्या नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। पर आप कहोगे सर कराते हैं। सो फ्रेंड्स समझिए, प्रैक्टिकल और थ्योरी की बात है, कराते हैं, पर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन लेके अड़ जाओगे ना, तो ना वो आपको एक्सपेल कर सकते हैं, ना वो आपको फोर्स कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है आप खड़े भी हो कि नहीं हो। बट वही बात है, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर कौन करेगा। सो इसीलिए आपको क्या है, स्टेट ओन इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में अटेंडेंस से क्या है, फ्रीडम दी गई है। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो आर्टिकल 28 या 27 ये बहुत डेप्थ आर्टिकल्स हैं जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने में मुझे बाद में काम आएंगे। बट अभी के लिए इतना ही आपके लिए काफ़ी है। अब फ्रेंड्स आगे आइए, आर्टिकल नंबर 29 और 30। अब एक चीज़ समझिए, आज मैं आपको क्या क्या बता दिया है। मैंने आपको सबसे पहले क्लियर कर दिया क्या, आपको मैंने जो एक्सप्लॉयटेशन है वो क्लियर करा 23, 24। फिर 25 से 28 में मैंने आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्लियर करा। अब इसके बाद एक और चीज़ क्या आ गई, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। अब समझिए इसका लास्ट में रखा गया है क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस भी दूसरों से क्या है, थोड़ा सा इसके दूसरों से क्या है, कम है। अब इम्पोर्टेंस क्या है समझेगा। अब मुझे बताइए इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। आप कहोगे सर वी कैन नॉट काउंट हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर बीइंग स्पोकन इन इंडिया। और अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया में कितने रिलीजन के लोग रहते हैं, आप कहोगे सर बहुत सारे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स इंडिया में क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत हाई है। तो इतनी हाई कल्चरल डाइवर्सिटी में मुझे बताइएगा क्या लोगों के राइट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम समझिएगा, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म जिनके कारण पाकिस्तान बना था, उनका कहना था कि ये कांग्रेस इंडिया की असेंबली नहीं है, ये तो हिंदुओं की असेंबली है और इसमें हम मुसलमानों का कुछ नहीं हो सकता, वी आर अ माइनॉरिटी इन इंडिया। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो हमारी जो उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको फील हो रहा था कि लोगों को बाद में ऐसा महसूस ना हो। हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज़ है, मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, इन्हें ये फील ना हो कि ये लोग क्या है, लेफ्ट आउट है। तो ऐसा इनको फील कराने के लिए या इसको डिटर्मिनेशन के साथ फॉलो करने के लिए क्या डाला गया, आर्टिकल 29 और 30 डाला गया, जो कि क्या करता है, जितनी भी हमारी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है दोनों को क्या करता है, कवर करता है। बट इसमें अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, आपको आर्टिकल 29 जो है उसमें माइनॉरिटी वर्ड कहीं नहीं दिखेगा। आप कहोगे सर ये तो लिखा, पर फ्रेंड्स ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 में माइनॉरिटी वर्ड नहीं है, डायरेक्ट उठा के देख लेना। तो फिर जब माइनॉरिटी वर्ड दिया ही नहीं है, उसकी जगह इन्होंने दिया है एवरी सेक्शन ऑफ सिटीज़न। तो ऐसा क्यों करा, मतलब इतनी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज क्यों बनाई। और उसके बाद अगर हम बात करें तो डायरेक्ट रिलीजन तक यहाँ पे नहीं लिखा है। तो समझिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ नेशनल लेवल पे, तो मुझे बताइए नेशनल लेवल पे इंडिया में माइनॉरिटीज़ क्या हैं। सो आप कहोगे डेफिनेटली सर ये जो आपने लिख रखी हैं
ये सब इंडिया लेवल पे क्या है, ये सब इंडिया लेवल पे माइनॉरिटीज़ हैं। मुस्लिम्स हुए, सिख हुए, क्रिश्चियन हुए, बुद्धिस्ट हुए, जैन हुए, पारसी हुए, वगैरह वगैरह। बट ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बात करता हूँ किसी एक स्टेट की, सपोज कश्मीर की, तो मुझे बताइए कश्मीर में माइनॉरिटी क्या है। डेफिनेटली कश्मीर में माइनॉरिटी फ्रेंड्स क्या है, हम हिंदू, मैं हिंदू हूँ इसलिए हम हिंदू बोल रहा हूँ, हम हिंदू खुद क्या हैं, कश्मीर में माइनॉरिटी है। तो मतलब नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी अलग होती है और रीजनल लेवल पर माइनॉरिटी क्या होती है, अलग होती है। इस बात को समझते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या करा, ये क्लियरली मेंशन नहीं करा कि माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या है, और दूसरी बात माइनॉरिटी किस लेवल की है, रीजनल लेवल की है कि स्टेट लेवल की है। ये अंडरस्टूड है, किसी भी तरह की माइनॉरिटी जो है उसको आप क्या नहीं करोगे, उसको आप नेगलेक्ट नहीं करोगे, उसके इंटरेस्ट आप डिनाई नहीं करोगे। अब आप कहोगे सर इंटरेस्ट कैसे डिनाई करेंगे, आपने वो पीछे इतने सारे तो आर्टिकल दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स इस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कश्मीरी पंडितों का मामला। इसको आप हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी इतना समझिए कि जो कश्मीर में बड़े नंबर की मुस्लिम पॉपुलेशन थी, नियर अबाउट 80%, उन्होंने 1990 के आसपास पूरे कश्मीरी पंडितों को क्या करा था, वो पूरे कश्मीरी पंडितों को बाकायदा बाहर कर दिया था। कहाँ से, जम्मू कश्मीर से, जो कि क्या था, एक बहुत बड़े लेवल का एक्सप्लॉयटेशन या एक्सेशन था। तो ये क्या था, ये एक माइनॉरिटी जो है उसके खिलाफ लिया गया क्या था, स्टेप था, जो कि कौन थी, कश्मीरी पंडित। सो इस तरह की चीज़ें जो कश्मीरी पंडित हैं, तो उनकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, उनको बचाने के लिए जो आर्टिकल रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है, आर्टिकल 29 और 30। अब आप कहोगे सर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर समझ नहीं आ रहा, क्या फ़र्क है इनमें। तो समझिएगा फ्रेंड्स, लैंग्वेज का मतलब होता है हमारा भाषा, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। लिपि मतलब जैसे अभी मैं जो लिख बोल रहा हूँ वो क्या है फ्रेंड्स, वो लैंग्वेज है, पर जो मैं लिख रहा हूँ वो क्या है, लिपि है। अब समझिएगा जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, क्या उसकी भाषा, लिपि, संस्कृति आपको प्रेजेंट में पता है? डेफिनेटली आपको नहीं पता है, क्योंकि वो क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है। सो इसी तरह से हमारे इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन, पारसी, ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इसके लिए क्या डाला गया, आर्टिकल 29 डाला गया, जिससे इनको, इनकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, तीनों को क्या दिया गया, प्रोटेक्शन दिया गया। और प्रोटेक्शन के लिए ये बोल दिया गया कि अगर कोई भी सिटीज़न, ध्यान से सुनिएगा, सिटीज़न यहाँ नॉन सिटीज़न नहीं लिया है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, फिर बात समझ नहीं आ रही। आप एक चीज़ समझिए, आप कोई अमेरिकन इंडिया में आके क्या ये बोलेगा कि मैं इंडिया में माइनॉरिटी हूँ, मेरे राइट बचाओ, और अमेरिकन पे अगर फीलिंग्स हर्ट ना हो रही हो, तो क्या कोई पाकिस्तानी इंडिया में आके ये बोलेगा कि मैं यहाँ माइनॉरिटी हूँ, मेरे राइट बचाओ। सो इसीलिए ये राइट किसको दिया है, सिर्फ सिटीज़न को दिया है, जिसमें पहली बात तो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर का प्रोटेक्शन दिया है, और सेकंड क्या करा है, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको कौन मैनेज कर रहा है, जिसको स्टेट जो है वो मैनेज कर रहा है, या जो स्टेट ओन्ड है। अब इसमें बहुत ग्रे एरियाज़ हैं और बहुत डेप्थ हैं, तो उसमें हम अभी नहीं जाएंगे, हम प्री के अकॉर्डिंग बेसिक्स को क्लियर करेंगे। सो ऐसा कोई भी स्टेट, जो ऐसा कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है, जो किसके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, स्टेट के द्वारा, या फिर जिसमें स्टेट का क्या लगा है, पैसा लगा है, वहाँ पर रिलीजन, कास्ट, रेस और लैंग्वेज के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। मतलब जो मदरसे हैं वहाँ पर रिलीजन, कास्ट, रेस, लैंग्वेज के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि मदरसे को सरकार की तरफ से पैसा मिलता है, एड मिलती है। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, मदरसे में सारे मुसलमान पढ़ते हैं, वहाँ तो कोई हिंदू पढ़ता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये आपकी अपनी विल है। अगर आप सावधान इंडिया देखते हो तो उसमें इस पर एक स्पेशल एपिसोड आया था, जिसमें एक हिंदू को मदरसे में पूरी एजुकेशन दिलाई गई थी, और बाकायदा बोल के दिलाई गई थी कि ये हिंदू है और ये मदरसे में एजुकेशन ले रहा है। सो इट इज़ यू टू डिसाइड कि आपको मदरसे में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। मुझे पता है आपका जवाब मत बोलिएगा। सो आर्टिकल 29 ये करता है ताकि आप एक्सटेंट ना हो जाओ। पर एक चीज़ और समझिए,
बोल दिया कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर का क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। पर क्या लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऐसे ही हवा में प्रोटेक्ट हो जाएगी? डेफिनेटली वो ऐसे ही प्रोटेक्ट नहीं होगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या करने होंगे, इस्टेब्लिश करने होंगे। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने की बात किस में करी गई है? आर्टिकल 30 में करी गई है कि क्या कर सकते हैं इस तरह के अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को बनाने के लिए। आप आर्य समाज का स्कूल खोल सकते हैं, आरएसएस का स्कूल खोल सकते हैं, मदरसे खोल सकते हैं, जैनों के स्कूल खोल सकते हैं, जैसा स्कूल आपको खोलना, कॉन्वेंट आप खोल सकते हैं। आप अपने तरीके का क्रिश्चियंस कॉन्वेंट, आप अपने तरीके का इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होता है, जो इस चैरिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्हें सरकार क्या करती है, ग्रांट देती है। तो सरकार जब ग्रांट देगी तो समझेंगे फ्रेंड्स, भाई आर्य समाज का स्कूल हो, मदरसे हो या कॉन्वेंट हो, अगर वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है और उसमें सरकार ग्रांट दे रही है सो वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। वो ऐसा नहीं कर सकती कि मदरसे को ग्रांट कम दे। ग्रांट मतलब अनुदान, दान, मदद, हेल्प। जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उसमें मदरसे को पैसा जो है वो कम दे, और दूसरे जो है भाई जो मंदिर है हिंदू के, आरएसएस वालों के, आर्य समाज के वगैरह जो है उन्हें पैसा बहुत सारा दे। इसमें स्टेट को क्या करना होगा, इक्वलिटी का प्रिंसिपल फॉलो करना होगा। मतलब मैं अगर आपको सच बोलूं तो एक अकेला आर्टिकल 14 सारे आर्टिकल्स की फीलिंग्स को क्या करता है, कैप्चर करने का काम करता है। बट फ्रेंड्स, वी आर लिविंग इन इंडिया, यहाँ पर बातें जब तक क्लियर ना हो समझ नहीं आती है। सो इसीलिए आर्टिकल 14 के बाद नंबर ऑफ आर्टिकल्स डाले गए ताकि क्लैरिटी दी जा सके और स्टेट किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, और स्टेट जो है वो आपको अच्छे से सारे आपको राइट्स जो हैं वो देने का काम करे। सो इसी के साथ अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो चुके हैं। पहला इक्वलिटी, दूसरा फ्रीडम, तीसरा हमारा क्या कहते हैं ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा फ्रीडम, चौथा अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, लेकिन हो सॉरी एक छठवा बच गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये बचा हुआ सेक्शन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसके बाद आपका पूरा फंडामेंटल राइट्स फिनिश हो जाएगा। सो बाय बाय फॉर नाउ। अगर कोई डाउट्स हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, यू ऑल नो इट।